Hello everyone, this is CA Rachna Dubey from APT, Negotiable Instruments Act Made Easy. This is day number 7 of the 10 lectures that I promised to bring for you. In the past 6 videos, we have covered a lot: the meaning of the negotiable instruments, promissory note, bill of exchange, acceptance, types of negotiable instrument, how to calculate maturity, holder in due course, negotiation versus assignment, and then endorsement, then liability of parties and presentment. तो ये सब आपको देखना हो अगर आप डायरेक्ट आज फर्स्ट टाइम वीडियो में आए हैं तो मेरे पिछले 6 वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पे हैं. प्लीज सब्सक्राइब द एपीटी चैनल सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस. नाउ दिस टाइम negotiable instrument you are learning in a never before easy manner. This is the simplest way you can understand exam oriented revision because it is completely covering 100% areas that can be asked in the exam. So my expectation from you is you just relax, study thoroughly all these 10 videos. Any doubt you have, write in the comments. I'll be right there to solve your doubt because I want कि negotiable instruments का fear आपके दिमाग में से हटे. बच्चों के दिमाग में negotiable इतना डर दे देता है कि ऐसे पता नहीं कितना डरावना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ठीक है? All right, so here we begin today. Discharge of a negotiable instrument and meaning of the word material alteration. मैंने बेटा तुम्हारे लिए नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं. दे आर वंडरफुली प्रिपेयर्ड नोट्स. हमारे नोट्स की सीक्वेंस में दिस इज पॉइंट नंबर 13. ओके बेटे, सेक्शन 82 से 90 तक का सफर डिस्चार्ज में कवर्ड है. आई नो कि एग्जाम के लिए तुम्हारे पास इतने सारे अदर लॉज भी पढ़ने के लिए हैं कि सेक्शंस दिमाग में बैठते ही नहीं हैं. तो बच्चे, कंपनीज एक्ट वगैरह के सेक्शंस तो पूरे कंठस्थ याद होना चाहिए, वो मेन लॉ है अपना. बट ये वाले सेक्शंस नहीं भी करोगे तो इट्स ओके. जो प्रैक्टिकली हो सके ना वही करो, क्योंकि अगर कंसेप्ट है ना तो एक सेक्शन कोट ना करने के कोई तुम्हारे मार्क्स नहीं काट रहा है, एज लॉन्ग एज कंसेप्ट इज क्लियर. ठीक, तो डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. अब बेटू वर्ड डिस्चार्ज, इसको समझने के लिए तुम्हें थोड़ा सा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो टाइम याद करना पड़ेगा जब तुमने मेरे साथ आईसीए पढ़ा था. जब दो पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों कुछ ना कुछ प्रोमिसेस करते हैं. तो जब किसी के भी राइट्स और ड्यूटीज जो कॉन्ट्रैक्ट में एसोसिएटेड होते हैं वो खत्म हो जाएं, कॉन्ट्रैक्ट इनइफेक्टिव हो जाए, यूजलेस हो जाए, राइट्स एंड ड्यूटीज एक्सटिंग्विश हो जाएं, उस स्थिति को कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. जब बेटे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है तो राइट्स एंड ड्यूटीज खत्म होने के कारण फिर आप या तो अपने झगड़े को कोर्ट में लेके जाते हो, या डिस्चार्ज का एक और तरीका है कि वो वॉइड हो जाता है तो फिर आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हो. अभी मैं एक एक करके तुम्हें बताऊंगी. अभी डिस्चार्ज का पहले तो नेगोशिएबल के एंगल से समझो. दो तरह के डिस्चार्ज होते हैं, डिस्चार्ज ऑफ अ पार्टी एंड डिस्चार्ज ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. तुम कहोगे मैम ये क्या बात हुई, पार्टी और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो एक ही पर्सन हुआ ना. नो 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 नो. लेट मी क्लियर इट विथ यू विद एन एग्जाम्पल. जरा स्क्रीन पे देखो तो तुमको मेरी बात जो मैं कह रही हूं समझ आ जाएगी. यहां पर मिस्टर ए ने बी को एक चेक दिया, बी ने सी को एंडोर्स किया, कर सकता है ना भाई. सी ने डी को एंडोर्स किया, तो फाइनली हाथ में आई मीन एंटाइटल टू चेक कौन हो गया, डी. अब जब डी ने ए के अकाउंट में उसको प्रेजेंट किया वो बाउंस हो गया. हो गया कि नहीं बाउंस. डी की क्या ड्यूटी थी कि वो नोटिस दे सी को और बी को, बट उसने नोटिस नहीं दिया. तो नोटिस ना देने से जो इंटरमीडियरी मध्यस्थ प्रायर टू डी पार्टीज हैं वो डिस्चार्ज हो जाती हैं, उनकी जिम्मेदारी खत्म. वही जब आप रीजनेबल टाइम में अगले को बताओगे ही नहीं कि आपने जो मुझे चेक दिया था वो बाउंस हो गया, तो वो क्या करेंगे, हाउ विल दे हेल्प यू टू रिकवर द अमाउंट. तो यहाँ पार्टीज तो डिस्चार्ज हो गए, बट ए एज अ प्राइमरी पार्टी डिस्चार्ज नहीं हुआ, वो चेक भी डिस्चार्ज नहीं हुआ और उस पर केस
हो सकता है और पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पार्टीज तो डिस्चार्ज हो गई, बट अभी वो चेक डिस्चार्ज नहीं हुआ, उसके ऊपर अभी भी केस किया जा सकता है। अब मैं बताती हूँ डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। देखो, ए ने बी को एक चेक दिया, बी ने सी को हैंडओवर किया और सी ने डी को। लास्ट में वो चेक डी के पास था। डी ने ड्यू डेट पर ए से संपर्क किया, प्रेजेंट किया कि आप इसका पेमेंट कर दीजिए। अभी पढ़ा था ना लास्ट वीडियो में, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। तो ए ने पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट करते से ही वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसका काम पूरा हो गया, वो डिस्चार्ज हो गया। और पार्टीज भी डिस्चार्ज हो गई, क्योंकि डी ने जब पैसा पा ही लिया तो वो सी से, सी बी से, बी ए से, और क्या मांगेगा और क्यों मांगेगा। तो यहाँ पार्टी भी डिस्चार्ज हो गई, इंस्ट्रूमेंट भी डिस्चार्ज हो गया। सो दैट्स वाई आप एक बात को दिमाग में रख लो कि डिस्चार्ज का मतलब एक्सटिंग्विशमेंट, खत्म हो जाना ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। बट डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग बात है, डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज अलग बात है। ये ध्यान में रखते हुए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रही हूँ, डिस्चार्ज ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। 8 points are there. Please write 5 marks question, even 6 mark question, और पूरे 8 पॉइंट तुम्हें याद करने हैं। पहले मैं तुम्हें समझाऊंगी और फिर मैं तुम्हें याद कराऊंगी। निमोनिक भी बनाना पड़े ना एक एक लेटर का, तो इसको अपन लिख के याद करेंगे, क्योंकि इसमें अपने को फुल मार्क्स चाहिए। ओके, पहले पॉइंट पर आते हैं, बाय कैंसिलेशन। नाउ मैं चाहूंगी कि तुम एग्जाम्पल देखकर एक एक चीज को नोट करते जाओ, क्योंकि नोट्स में तो मैंने तुम्हें सारा कुछ लिख के दिया ही है। तो बेटे, कैंसिलेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी एक पार्टी को बीच में से गायब कर देना। देखो, इस एग्जाम्पल में एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक प्रॉमिसरी नोट बनाकर दिया। ए वॉज द मेकर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट। बी ने उसको सी को एंडोर्स कर दिया। कर सकते हैं ना, बिल्कुल। सी अब होल्डर बन गया और सी ने डी को एंडोर्स कर दिया और डी ने ई को एंडोर्स कर दिया। अपने इस एग्जाम्पल में अंत में होल्डर कौन बन गया? ई। अब व्हाट हैपेंड? सब कंसंट्रेशन से यही देख रहे हैं, राइट? और आप एग्जाम्पल भी सारे नोट करते हुए चल रहे हो। मैं बिल्कुल धीमे स्पीड में बोल रही हूँ, आपके पास तो वीडियो की फैसिलिटी है, आप उसे पॉज कर लो, बट पूरे एग्जाम्पल्स नोट करो। तो ई जो है उसके पास चेक था। अब फर्ज करो ई जो है वो ए के अकाउंट में चेक प्रेजेंट करेगा। आई एम गोइंग स्लो हियर। ई ए के अकाउंट में चेक प्रेजेंट करेगा और चेक बाउंस हुआ, तो ई किसके पास पलटकर पैसे मांगने आएगा? अपनी प्रायर पार्टी डी के पास, राइट? डी को जो पेमेंट देना पड़ा तो डी बदले में किससे वसूल करेगा? सी से, राइट? ऐसी सिचुएशन में सब अपनी पिछली पार्टी से रिकवर करेंगे, यही प्रायर पार्टी का रूल है। अब क्या हुआ भाई साहब, ई ने सी का नाम कैंसिल कर दिया। तो जब सी का नाम ही कैंसिल हो गया एंडोर्समेंट्स की लिस्ट में से, तो क्या अब सी की कोई जवाबदारी बची? तो यहां पर सी एज अ पार्टी डिस्चार्ज हो गया फ्रॉम द ड्यूटी। कैंसिलेशन का मतलब किसी का एंडोर्समेंट्स में से नाम हटा देना, तो वो डिस्चार्ज हो गया ऑफ हिज ड्यूटीज, फ्रॉम हिज ड्यूटीज। अब एक बात बताओ, वापस सिचुएशन इमेजिन करते हैं। डी के ई के हाथ में चेक है, उसने प्रॉमिसरी नोट है, उसने ए को प्रेजेंट किया, ए ने पेमेंट करने को मना कर दिया। ई किसके पास लौट के जाएगा? डी। फर्ज करो जो डी को पेमेंट देना पड़ा, तो डी किसके पास जाता? सी। और सी को पहले ही कैंसिल कर दिया ई ने। तो डी कहेगा, भाई तुम मुझसे तो पैसे मांगने आए हो, बट मेरी जो रेमेडी थी, मैं जिससे बदले में वापस पैसे रीइंबर्समेंट ले रहा, तुमने उसको कैंसिल कर दिया, उसकी लायबिलिटी खत्म हो गई। अब मैं बी को थोड़ी जानता हूं। तो ऐसे करने के चक्कर में डी भी हो गया डिस्चार्ज। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने तुम्हें बताई है, प्रैक्टिकल इस पे क्वेश्चन आता है, लॉजिक समझे। डी क्यों डिस्चार्ज हो गया? क्योंकि अगर कल को डी को पेमेंट देना पड़े तो डी के पास भी तो कोई रिकोर्स, पीछे जाने का रास्ता होना चाहिए ना।
तो आपने सी को तो कैंसिल कर दिया, उसका इफेक्ट ये हुआ कि डी भी कैंसिल हो गया। तो दिस इज कॉल्ड कैंसिलेशन, और ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल याद रख लेना। तो अब अगर चेक बाउंस होता है तो ई डी से तो कुछ नहीं कह पाएगा, सी से भी नहीं कह पाएगा, हाँ बी के पास वो जरूर जा सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा था एचडीसी के प्रति ऑल प्रायर पार्टीज आर लायबल। तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखना कि यहाँ सी और डी डिस्चार्ज हो गए, ए एंड बी कंटिन्यू टू बी लायबल। ये तुमको ध्यान से पढ़ना है बेटू, क्योंकि मैंने बहुत कारीगरी से तुम्हारे लिए एग्जाम्पल लिखे हैं सिर्फ इसी के लिए। सेकेंड आ गया रिलीज। अब देखो, कहीं ना कहीं कैंसिलेशन और रिलीज बहुत सिमिलर है। रिलीज वर्ड तुमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेरे साथ पढ़ा था, वेवर, छोड़ देना अपना अधिकार, किसी को बरी कर देना, राइट? तो देखो हाउ डज दिस ऑपरेट। सेम एग्जाम्पल, ए ने बी को एक प्रॉमिसरी नोट दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया। बढ़िया, मस्त पहुंच रहा है ई के पास। ई ने क्या किया, एक दिन सी अगर गलती से चेक बाउंस होता है तो बताओ ई किससे मांगेगा, डी, डी पलट के किससे मांगेगा, सी। तो ये सारी प्रायर पार्टीज हैं और सब ई के प्रति जवाबदार हैं। आई नो यहाँ तक आते आते थोड़ा नेगोशिएबल हैवी लगने लगता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अगर सारा एक एक एग्जाम्पल समझते हुए चल रहे हो, बस गाड़ी स्मूथली निकल रही है, पहुंचने पे है मंजिल पर, हम बहुत किनारे पे हैं बस। तो बच्चे अब क्या हुआ, सी की एक कंप्यूटर की दुकान थी। एक दिन डी ई भाई साहब घूमते घूमते उसके यहाँ पहुंचे, बोले ये वाला कंप्यूटर पसंद आ रहा है, ये रख लूं क्या? तो सी ने कहा हाँ ले लीजिए। तो उसने कहा कि ठीक है, तो मुझे कंप्यूटर दे दो, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज, वो एक प्रॉमिसरी नोट था ना जिसमें तुम मेरी प्रायर पार्टी थी, मैं तुम्हें माफ किया, जाओ खत्म करा। ठीक है भाई, तो उसने एक कंप्यूटर एक्सेप्ट कर लिया और सी को रिलीज कर दिया, अच्छी बात है। बट अगर कल को चेक बाउंस होगा तो ई किसके पास जाएगा, डी, और डी किसके पास जाएगा, वो सी के पास जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि आपने तो साहब उसको रिलीज कर दिया। तो ऐसे रिलीज करने के चक्कर में दोनों पार्टी इस कारण रिलीज हो गए, सी और डी, बट ए एंड बी कंटिन्यू। हम पढ़ रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हर केस में कभी पार्टी डिस्चार्ज हो रही है, कभी एनआई डिस्चार्ज हो रहा है, पर आप अभी उसमें मत घुसो। आप तो ये देखो डिस्चार्ज कितने तरीके से होता है, डिस्चार्ज किसका हो रहा है उसमें मत जाओ अभी, पहले इतना बेसिक समझो, मैं उस पर भी आऊंगी। तो पहला मैंने कहा कैंसिलेशन, आपने आदमी का नाम ही उठा दिया, एंडोर्समेंट्स में से अलग, एग्जाम का क्वेश्चन है वो। सेकंड आ गया रिलीज, आपने किसी एक पार्टी को बरी कर दिया, चाहे उससे कुछ और ले लिया आपने, कारण जो भी हो आपने उसे बरी कर दिया, तो जो वो जिसका अंतिम रास्ता था, वो पहला वाला जैसे डी है, वो भी रिलीज हो जाएगा। एग्जाम्पल नोट करके रख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि मैम इस पर्टिकुलर पॉइंट को फिर से रिपीट कर दीजिए या और एग्जाम्पल्स दे दीजिए। आई एम गिविंग रेडी टू गिव यू एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट। ओके बेटा, नाउ रिलीज के बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, बाय पेमेंट। दिस इज सिंपल, बात बिल्कुल स्पष्ट है, पैसे दे दो भैया काम खत्म, पार्टी भी डिस्चार्ज, इंस्ट्रूमेंट भी डिस्चार्ज पेमेंट से। नेक्स्ट इज बाय अलाउइंग मोर देन 48 आवर्स फॉर एक्सेप्टेंस। याद करो मैंने तुमसे कहा था कि जब भी कोई पार्टी कोई भी बिल प्रेजेंट करती है फॉर एक्सेप्टेंस, 48 आवर्स के अंदर एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, हाँ या ना? सो 48 आवर्स के अंदर एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। और एक्सेप्ट करवाने आता कौन है? सी। तो भाई साहब सी जो थे होल्डर ऑफ द बिल थे, इनको सी के, ए ने बी को एक बिल ड्रॉ किया था, बी वॉज द ड्रॉ ई, ए वॉज द ड्रॉअर एंड सी वॉज द पे ई और द होल्डर। तो भाई साहब सी जब पहुंचे भाई साहब बी के पास कि भाई इसको एक्सेप्ट कर लो, तो बी भाई साहब ने बिल रख लिया, बोले हाँ आ जाना 4-5 दिन बाद। सी कुछ बोला ही नहीं। सी को कितने देर में रिएक्ट कर रहे था? 48 आवर्स में बोला था भाई इतने दिन में कर दो, 2 दिन के अंदर हम इतना वेट नहीं कर पाएंगे। सी ने कुछ बोला ही नहीं, तो इस चक्कर में ए डिस्चार्ज हो गया। जब आप ड्रॉई को 48 आवर्स से ज्यादा समय दे रहे हो फॉर एक्सेप्टेंस और कोई एक्शन में भी नहीं आ रहे हो, आपको उसको बोलना चाहिए कि 48 आवर्स के अंदर एक्सेप्टेंस दीजिए, या आपको ए को इन्फॉर्म करना चाहिए कि सर वो इतना टाइम लगा रहा है, आप उसको बोलिए ना, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो भैया इतना तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ से आप नहीं बच पाओगे, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक,
नेक्स्ट पॉइंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ए ने बी को, देखो ए ने बी को कहा 10,000 रुपए सी को देना। बताओ यहाँ ड्रॉर कौन है? ए। पेमेंट देना किसको था, मतलब ड्यूटी किसकी थी पे करने की? बी द ड्रॉई। और पैसे किसको मिलने थे? सी को। होल्डर कौन है? सी। तो एक्सेप्टेंस करवाने भी कौन जाएगा? सी। गया भी वो। तो सी जब गया तो भाई साहब बी बोलते हैं एक्सेप्टेड फॉर 6,000 ओनली, और सी भाई साहब चुपचाप सुन के आ गए। अरे उसको अपोज करना था ना भाई कि मेरी तो 10,000 की लेनदारी थी, आप 10,000 पूरा कीजिए। कुछ नहीं बोला उसने, और उसने ए को भी नहीं बताया। फ्यूचर में जब ड्यू डेट आई 2-3 महीने के बाद, जो भी डेट थी, बाउंस हो गया बिल। तो अब सी ए से भी कितने पैसे मांगने का अधिकार रखता है? ओनली 6,000। सीधी बात है, इसलिए 6,000 क्योंकि उसको तभी रिएक्शन करना था, तब उसने रिएक्शन करा नहीं, तो ये गलत है ना। तो इससे ए इनडायरेक्टली 4,000 रुपए के लिए डिस्चार्ज हो गया। तो जब भी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस करता है कोई व्यक्ति और जो मेन पार्टी है उस तक आप खबर नहीं पहुंचाते, तो वो जो मेन पार्टी है उसकी भी लायबिलिटी अब यहीं तक सीमित रहेगी। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, आप इसको दोबारा देख लीजिए, वीडियो को रिवाइंड करना हो वो कर लीजिए, बट इट इज इंपॉर्टेंट। अब आते हैं नेक्स्ट और बड़ा इंटरेस्टिंग। बच्चों इस पूरे डिस्चार्ज वाले एरिया में ना बहुत ही हॉट एरिया है, इंस्टीट्यूट को बहुत शौक है क्वेश्चन पूछने का। कहीं भी दिक्कत हो तो तुम मुझे व्हाट्सएप कर देना, नीचे लिंक्स में डाल देना, मैसेज कर देना, बट प्लीज कम अप विद डाउट्स। एक होल्डर को जब चेक मिलता है तो वैसे तो चेक का बेटू टाइम होता है 3 मंथ्स, बट एक अंडरस्टूड सी बात है कि आदमी रीजनेबल टाइम में 2-3 महीने का कोई इंतजार नहीं करता है। चेक मिला और तुरंत हफ्ते 10 दिन रीजनेबल टाइम में आदमी चेक प्रेजेंट करता है, पेमेंट हो जाता है। अब एक कहानी सुनो, इसके अंदर बड़ी मजेदार कहानी है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक चेक दिया। भैया ड्रॉ कर लेना कहानी। मिस्टर ए, मैंने वैसे तो बेटू एक एक एग्जाम्पल तुम्हारे लिए टाइप करके रख दिया है कि तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत ही ना आए। एग्जाम्पल तक तुमको, अगर वीडियो भी मिस कर दो और एग्जाम्पल्स भी देख लो तो मजा आ जाएगा पढ़ने में। तो एक बार देखो, ए ने बी को एक चेक दिया। चेक जो था 1,00,000 रुपए का था। बी हमारे भाई साहब पेई थे, तो इनको बैंक जाना चाहिए था पेमेंट लेने के लिए रीजनेबल टाइम में। जब ए ने बी को चेक दिया था तो ए का बैंकर था, ये एक बैंक है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, शेड्यूल्ड बैंक भी है पर कोऑपरेटिव बैंक था। तो ये इनका बैंक था और इसमें इनके पर्याप्त पैसे थे। अब भाई साहब बी जो है कहीं ध्यान नहीं रहा इनको, और इन्होंने रीजनेबल टाइम में चेक प्रेजेंट नहीं किया। और जिस दिन चेक प्रेजेंट किया बैंक ही इंसॉल्वेंट हो गया। क्या बात कर दी! यस, बैंक भी इंसॉल्वेंट होते हैं क्या भैया? कोऑपरेटिव बैंक तो बहुत ही इंसॉल्वेंट होते हैं। अब बताओ इसमें एक ही कहीं से कहीं कोई गलती? उसने तो चेक दिया था आपको रीजनेबल टाइम में जाके पेमेंट निकाल लेना चाहिए था। आपने पेमेंट निकाला नहीं, बैंक कुत्ते में डूब गया, ए के भी पैसों का लॉस हो गया। तो अब ए आपको क्यों देगा? वो कहेगा आप जानो और वो बैंक जाने। आप मेरा बैंक स्टेटमेंट देख लीजिए, उस दिन मेरे पास पैसे थे। आप अगर चेक रीजनेबल टाइम में प्रेजेंट करके आपका पेमेंट क्लियर हो जाता, आपने प्रेजेंट करा नहीं, मेरे भी पैसे डूब गए। बता देते मैं चेक नहीं डाल रहा हूं, मैं अपने पैसे यूज कर लेता, बाहर निकाल लेता, मेरे भी डूब गए, तो अब तो मैं आपको नहीं दूंगा। और वाकई इस तरह से लॉ ने कहा कि पार्टी विल बी डिस्चार्ज्ड। The party A, who was the maker of the check, will be discharged. तो आप इस एग्जाम्पल को मेरे ध्यान रखिएगा कि जब कोई पार्टी के पास चेक है, माना वैलिडिटी पीरियड तो 3 महीने होता है, पहले तो 6 महीने होता था, तो पार्टी को फिर भी रीजनेबल टाइम में चेक प्रस्तुत कर देना चाहिए। रीजनेबल चेक टाइम में आपने चेक प्रेजेंट नहीं किया, सामने वाले के अकाउंट में पैसे उस वक्त थे, उसका भी लॉस हो गया, तो अब वो तो ये तो कम से कम आपके प्रति जवाबदार नहीं है, ही इज डिस्चार्ज्ड। आप डेफिनेटली बैंक से जाके पैसे मांग सकते हो, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भगवान भरोसे। ओके, ठीक है बेटा। और लास्ट इज
डिस्चार्ज बाय मटीरियल ऑल्ट्रेशन। एक बड़ा फेमस केस है गौर चंद्र वर्सेस प्रसन्ना कुमार। तुम चाहो तो केस याद रख सको तो याद रखना। बेटू, मटीरियल ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है आपने एक चेक पर ऐसा बड़ा परिवर्तन कर दिया कि उसका जो इनिशियल कैरेक्टर था वही बदल दिया। जैसे 1,000 के चेक को 10,000 का कर दिया, जनवरी के चेक को दिसंबर का चेक कर दिया। तो ऐसे चेक को या प्रॉमिसरी नोट को जब भी आप चेंजेस करते हो, मटीरियल महत्वपूर्ण परिवर्तन या ऑल्टरेशन आप कर देते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस वक्त उन सब लोगों को बरी कर रहे हो जो इस बात से एग्री नहीं कर रहे हैं। तो whenever there is a material alternation, the check gets, the parties get discharged. अब एक छोटी सी बात सुन लो कि मैंने तुम्हें 8 पॉइंट पढ़ाए हैं, अभी तुमको मेरे साथ याद करना है और रिमाइंड करना है कि मैम ने इसमें ये बोला, इसमें बोला। कैंसिलेशन याद है, कैंसिलेशन के बाद रिलीज याद है, रिलीज के बाद पेमेंट बोला मैंने, पेमेंट के बाद मैंने 48 आवर्स की बात की। ये हो गए 4 पॉइंट, शुरू के 4 पॉइंट। उसके बाद मैंने तुमसे कहा कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दी, दूसरा चुपचाप बैठा है। फिर मैंने कहा कि हम लोग बैंक के पास गए टाइम पर नहीं और बैंक ही फेल हो गया। फिर मैंने कहा कि आपने मटेरियल ऑल्ट्रेशन कर दिया। और एक पॉइंट मेरा और रह गया था कि आप मैच्योरिटी डेट के बाद पहुंचे। आप मैच्योरिटी डेट के बाद पहुंचे, बहुत टाइम बाद। तो वो कहेगा भाई मैच्योरिटी डेट पर तो मेरे पास पैसे थे, आप आए नहीं, अब मैं क्या करूं। तो चेक द डिस्चार्ज विल टेक प्लेस। तो आपको ये 8 पॉइंट्स याद करने हैं। 8 पॉइंट्स मैंने आपसे कहे हैं। 8 पॉइंट आपको डिस्चार्ज के याद करने हैं। लिस्ट बना के याद कीजिएगा, पहला पहला अक्षर लिख के याद कीजिएगा। कोई एक आध पॉइंट कहीं अटक रहा हो भाई साहब, समझ के याद कर लीजिएगा। नोट्स में भी इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। पहले एग्जाम में चार्ट फिर डिस्क्रिप्शन लिखिएगा। कोई भी डाउट हो आप नीचे लिख दीजिएगा। आई विल comment and repeat it once again. So this is our point number 13 finished. All right, तो आते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, मटीरियल ऑल्टरेशन। एक्सप्लेन करूंगी तुम्हें एक एग्जाम्पल के साथ, एकदम से तुम्हारे दिमाग में 2 मिनट में बैठ जाएगा। बताओ मटीरियल शब्द का मतलब क्या होता है? समथिंग इंपॉर्टेंट, राइट। बताओ ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है? कोई चेंज, राइट। तो आपने चेक में कोई ऐसा बड़ा चेंज कर दिया है, आपने चेक में कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन कर दिया है जिसकी वजह से वो जैसा शुरू में था उसका कैरेक्टर बदल गया है, उसका लीगल इम्पैक्ट, इफेक्ट, राइट्स, ड्यूटीज बदल गई हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, मैंने तुम्हें एक चेक दिया, बताओ किसको चेक चाहिए? नाम लो, नाम लो। चलो ठीक है, मैंने तुमको चेक दिया, ये अपने आप को तुम इमेजिन कर लो, तुम्हारा नाम लिख दिया। चेक का अमाउंट देख लो भाई, 1 रुपए। भाई दिल से दिया है। तो अब तुमने क्या किया कि उसके बाद थोड़ी जगह खाली थी, तुम्हारे पास सेम कलर का पेन था। 1 रुपए के मेरे चेक को तुमने 3 जीरो जोड़ के 1000 का बना लिया। तो शुरू में जो चेक 1 रुपए का था, तुम्हारे परिवर्तन के बाद वो 1000 का हो गया। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है। इस परिवर्तन पर यदि तुम मेरी सहमति लेके वहां पर साइन इनिशियल करवा लेते तो फिर भी चल जाता, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा होने के कारण ये बड़ा चेंज हो गया और इसके कारण वो इंस्ट्रूमेंट ही वॉइड हो गया। ठीक है, तो पढ़ने जा रहे हैं हम मटीरियल ऑल्ट्रेशन। मटीरियल ऑल्ट्रेशन का शब्द का मतलब है बच्चे, एनी सच चेंज विच इज सो बिग दैट इट चेंजेस द कैरेक्टर, द राइट्स, द लाइबिलिटीज दैट आर अटैच्ड विथ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसका बिजनेस अफेक्ट चेंज हो जाता है। नाउ बेटे, परिवर्तन जो है मैंने इनको 2 कैटेगरीज में बनाया है। मेरी बात सुनो, दिस इज इंपॉर्टेंट। पानी शानी पी लो, फोकस इधर। अभी बीच में जो थोड़ा नेगोशिएबल का पैच आया था ना, प्रेजेंटेशन एंड एक्सेप्टेंस एंड नेगोशिएशन, ये थोड़ा सा ऐसा है, हमको ना ऐसा फील होता है मज़ा नहीं आ रहा है।
कोई दिक्कत नहीं है, उसको दोबारा पढ़ लेना, बट उसके चक्कर में ये जो बिल्कुल ठोस सॉलिड टेंजिबल पॉइंट है इसमें नंबर मत गंवाना, ठीक। अब फिर से फ्रेश एनर्जी के साथ बैठो। ऑलरेडी हम बिल्कुल किनारे पे हैं, पूरा हाथ ही निकल चुका है, पूंछ बची है, पेशेंस। ओके, सो ऑल्टर, अब तुम याद करो, मैंने तुम्हें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब तुम चुन्नू मुन्नू थे सीए फाउंडेशन में 2 महीने तक शायद पढ़ाया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पक गए थे तुम कि मैम बस कितना पढ़ेंगे आईसीए। देखो, मगर आज तक वो जो गहरे कंसेप्ट तुम्हारे बने थे उसके कारण तुम्हें सारे सब्जेक्ट में एक अंडरस्टैंडिंग का तुम्हारा लेवल बढ़ गया है। तो इसलिए पेशेंस रखो, ये भी तुम जो समय लगा रहे हो, इट्स रियली गोना हेल्प यू। सो ऑल्टरेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक मटीरियल और एक नॉन मटीरियल। जाहिर सी बात है, नॉन मटीरियल का मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पहले ये वाली कैटेगरी पढ़ा देती हूँ, नॉन मटीरियल। देखो जी, अगर मैंने आपको एक चेक दिया, सपोजिंग भाई गौतम, तुम्हारा नाम गौतम है, तो मैंने गौतम को चेक दिया। अब जैसे ही मैंने तुमको चेक दिया तो उसका ऑटोमेटिक मतलब है कि या तो तुम अपने बैंक में जाके पैसे ले लो, या तुम उसके बाद तुम किसी और को एंडोर्स भी कर सकते हो, हाँ या ना। तो तुमने क्या करा, इसी अंडरस्टूड बात को और स्पष्ट बनाते हुए अपने नाम के आगे लिख लिया और ऑर्डर। मैंने लिखा था आई प्रॉमिस टू पे टू गौतम ₹1। हाँ, 1 ही रुपए दे रही थी मैं, और तुमने उसके आगे लिख दिया और ऑर्डर। क्या अंतर पड़ा? कोई अंतर नहीं पड़ा। तुम ना भी लिखते तो भी वो ऑन ऑर्डर होता है, हमेशा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता ही ट्रांसफरेबल है। तो इसको बोलते हैं, अलार्म भी बज गया, अलार्म भी बोल रहा है कि मेरे बच्चे थक गए, अब बस करो। ठीक है ठीक है, अभी पढ़ सकते हो तुम। तो इसको कहेंगे नॉन मटीरियल ऑल्ट्रेशन। नॉन मटीरियल ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपने जो चेंज किया उससे किसी का कोई असर ही नहीं पड़ा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। सेकंड, मैंने तुमको एक चेक दिया, उस चेक पे लिखा था आई प्रॉमिस टू पे, किसका नाम लूं, एकता, आई प्रॉमिस टू पे एकता ₹1। मैंने डेट नहीं लिखी। तो जब आप डेट नहीं लिखते हो तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, ऑन डिमांड, कि भैया कभी भी चले आना, पैसे दे देंगे, राइट। तो एकता, तुमने उस पर लिख लिया आई प्रॉमिस टू पे एकता ₹1 ऑन डिमांड। पहले भी वो ऑन डिमांड ही था, तुम्हारे लिखने से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कैरेक्टर पे, राइट्स पे, ड्यूटीज पे। तो इसको कहते हैं नॉन मटीरियल ऑल्ट्रेशन। चलो अब पढ़ लो मटीरियल ऑल्ट्रेशन। नाम से ही स्पष्ट है, मटीरियल मतलब इंपॉर्टेंट। तो मटीरियल ऑल्ट्रेशन 2 टाइप के होते हैं, एक जिसमें जिसने बिल बनाया है उससे दोबारा साइन करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी पार्टीज का प्रोटेक्शन ही हो रहा है। किसी को कुछ ज्यादा पेमेंट करने की जरूरत, जल्दी पेमेंट करने की जरूरत, किसी के ऊपर कोई एक्स्ट्रा ज्यादा जिम्मेदारी नहीं आ रही है। इसको कहते हैं आपने चेंज तो बड़ा किया है बट उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, तो दैट्स वाई ये बिना ऑथेंटिकेशन के भी चल जाएगा। तो इसमें क्या क्या होता है देखो, फिलिंग इन ब्लैंक्स ऑफ एन इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। तुम्हें याद होगा कि हमने जब टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे तब इनकम्प्लीट पढ़ा था, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक अधूरा इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट देता है तो वो दूसरे को खुद अलाउ करता है कि भैया अमाउंट आप भर लेना। तो पहले तो कुछ नहीं लिखा था और अब आपने अमाउंट लिख दिया, बट एज लॉन्ग एज आपने बोनाफाइड तरीके से लिखा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो खुद ही कहा था लिख लेना, ठीक बात है। सेकंड, कन्वर्जन ऑफ ब्लैंक इनटू फुल। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, अगर मैं तुम्हें एक प्रॉमिसरी नोट दूं या मैं तुम्हें एक चेक दूं जिस पे मैंने अपना साइन तो कर दिया, पे की जगह छोड़ दी, तुमने ले लिया मुझसे चेक और 4 दिन बाद वहां पर किसी का नाम लिखकर उसको दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो मेंटली प्रिपेयर्ड थी, मैंने तो तुम्हें ब्लैंक इसीलिए दिया था कि तुम फुल कर लेना, तो ये भी चलेगा। क्रॉसिंग एडिशनली, अभी मैंने तुम्हें क्रॉसिंग पढ़ाया नहीं है,
जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में अपन क्रॉसिंग पढ़ने वाले हैं। तो क्रॉस करने से कभी भी कोई नुकसान नहीं होता है। एक होता है ओपन चेक जो आप काउंटर पे ले सकते हो, और एक होता है क्रॉस चेक जिसको बच्चे आपको अकाउंट के थ्रू भेजना पड़ता है। तो आपको अगर कोई ओपन चेक दे जो आप यूं भी जाके काउंटर पे ले सकते थे, आपने खुद पे उस पे 2 लाइन बना के क्रॉसिंग कर ली, तो आपने तो अपना सरदर्द खुद ही बढ़ाया ना, पार्टी का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, सबकी सेफ्टी बढ़ गई। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड लास्ट, कन्वर्टिंग बेयरर इनटू ऑर्डर। तुम्हें मालूम है कि जब हम किसी का नाम नहीं लिखते तो वो ब्लैंक एंडोर्समेंट या बेयरर इंस्ट्रूमेंट होता है, उस पर किसी का नाम लिख दो तो वो फुल हो जाता है। ये सब मटेरियल तो हैं, बट किसी का नुकसान ना होने के कारण नो ऑथेंटिकेशन इज नीडेड। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तुम्हें लेके चल रही हूं। देयर इज नो रूम फॉर डाउट। जरा भी डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करो और फिर से देखो, पर पूरा खत्म करके उठोगे। अब आते हैं मटीरियल ऑथराइजेशन, मटीरियल ऑल्ट्रेशन, जिनमें आपको जिसने बनाया है एनआई उससे साइन लेना पड़ेगा। अगर आपने ऑथेंटिकेशन नहीं लिया तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो वॉइड है, डिस्चार्ज हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट। डिस्चार्ज का मतलब उसका लीगल इफेक्ट खत्म। क्या क्या होता है देखो। ऑल्टरेशन ऑफ डेट। भाई साहब, मैंने आपको एक चेक दिया 10 जनवरी का, आपने उसको 2 महीने पहले करना प्रेजेंट करने के लिए 10 नवंबर लिख लिया, गलत है। मैंने आपसे कहा 10,000 का अमाउंट देना है, आपने उसमें एक जीरो बढ़ा के 1 लाख लिख लिया। मैंने आपको लिखा है पेएबल एट भोपाल, आपने उसमें लिखा क्रॉस करके पेएबल एट दिल्ली ओनली। तो भैया ये सब तो बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस हैं। फिर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर लिया। मैंने आपको एक प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया, आई प्रॉमिस टू पे यू 1,000 रुपीज आफ्टर 1 मंथ, इफ आई डोंट पे आई विल पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, आपने उसे 22 कर लिया। तो ये जो चेंजेस हैं ये बहुत बड़े चेंजेस हैं। इन चेंजेस से आदमी के ऊपर लाइबिलिटी बढ़ रही है या उसको जल्दी पेमेंट करना पड़ रहा है, उसकी इनकन्वीनियंस बढ़ रही है। तो यहाँ पर आपको उस व्यक्ति का सहमति लेनी पड़ेगी, और आपने नहीं ली तो इंस्ट्रूमेंट वॉइड है, कर लो जो करना है। ठीक, तो डेट ऑल्टर कर दी, टाइम चेंज कर दिया, प्लेस चेंज कर दी, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दिया, नई पार्टी जोड़ दी, एडिशन ऑफ अ पार्टी, कोई सी भी नई पार्टी। भैया मैंने कहा लिखा था आई ऑर्डर बी टू पे टू सी, तो आपने सी एंड डी एंड ई लिख दिया। अरे हमसे तो पूछ लो यार, हमें 1 को देना है 3 को देना है। देन आपने क्या किया कि जैसे एक चेक था उस पे यहाँ कॉर्नर पे डेट होती है, आपसे वही या तो फट गया या आपने फाड़ लिया। तो भैया डेट ही नहीं है, तो अब ये कैसे हम बताएं कौन सी डेट का है। तो ये मटेरियल चेंज हो गया। देन स्टैंप इंक्रीज कर दिया आपने। आपको मालूम है बेटा, अगर इंडियन स्टैंप एक्ट के हिसाब से आप किसी इंस्ट्रूमेंट पे स्टैंप इंक्रीज करते हो तो उसका जो जितने का वो बिल है वो अमाउंट को फिर आप बाद में बढ़ा सकते हो। तो स्टैंप इंक्रीज नहीं करना चाहिए था आपको बिना पूछे, और आपने क्रॉसिंग डिलीट कर दी। साहब अभी मैं क्रॉसिंग आपको पढ़ाऊंगी, बट आपको पता है एक चेक पर लेफ्ट हैंड साइड पे 2 लाइन बनाओ तो उसको क्रॉसिंग बोलते हैं। वो क्रॉस चेक सिर्फ बैंक के अकाउंट के थ्रू होता है, नॉट अक्रॉस द काउंटर। आपने क्रॉसिंग ही काट दी कि हम तो काउंटर पे जाके पेमेंट लेंगे, तो ले लो भाई, अवॉइड हो गया वो। तो जब भी आप कोई ऐसा परिवर्तन करें जो एक बड़ा परिवर्तन हो, तो उस सिचुएशन में वो इंस्ट्रूमेंट वॉइड हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, यदि आपने बनाने वाले की अनुमति, परमिशन, वैलिडेशन नहीं लिया तो। मैंने नोट्स में तुम्हारे लिए एक छोटा सा पॉइंट लिखा है, उसमें जितने जितने ऑल्टरेशंस पार्टीज की लाइबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करते वो सब मेंशन किए हैं। बेसिकली कंसेप्ट क्या है, जहां भी कोई व्यक्ति की लाइबिलिटी अफेक्ट नहीं हो रही, लाइबिलिटी बढ़ नहीं रही, प्रेजुडिस माने उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा, बस वो ऑल्टरेशन अलाउड है। और जहां किसी की लाइबिलिटी स्लाइटली भी हिली, उसकी टाइमिंग, उसका क्वांटम, उसकी प्रोसेस करने का तरीका, बस वो मटेरियल है और आपको सामने वाले से ऑथेंटिकेशन लेना चाहिए। इस बात को दिमाग में रखते हुए तुम इसको टेस्ट की तरह देना, और जहां तुमको लगे कि नहीं ये वाला पॉइंट मुझको नहीं बन रहा, तब तुम मुझको वापस कमेंट्स में लिखना
कि मैम जो ऑल्ट्रेशन नॉट अफेक्टिंग लाइबिलिटीज वाला पॉइंट हमने किया है हम इसको एक बार और कर लें। कोई दिक्कत नहीं है, बट आई डोंट वांट कि इतना ज़्यादा मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे दिमाग की शक्ति ख़त्म हो जाए और क्रिएटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो दिस आई एम लीविंग अन टू यू। दिस इज ए से लेके इसमें पॉइंट्स दिए हैं एच तक, तो यू हैव टू डू दीज पॉइंट्स। ठीक, इज दैट डन? ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन तो फिर भी मन है तुम्हारे साथ करने का, चलो ये कर लेते हैं। पहले लॉ में एक प्रैक्टिस मैनुअल चला करती थी, तब के ये क्वेश्चंस हैं, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, तो ये बड़े काम के क्वेश्चंस हैं। देखते हैं। डू द फॉलोइंग ऑल्टरेशंस ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रेंडर इट वॉइड। कंसेप्ट क्लियर है ना? वॉइड का मतलब ये हुआ कि आपने कोई ऐसा परिवर्तन कर दिया है जिससे अगले की लाइबिलिटी अफेक्ट हो गई है, तो वो वॉइड हुआ है। लेट्स सी। होल्डर ऑफ अ बिल ऑल्टर्स द डेट। भैया बिल्कुल, आपने डेट चेंज कर दी तो उसको प्रीपोन या पोस्टपोन कर दिया, चेंज हो गया। द ड्रॉवर draws a bill but forgets to write the word or order. Subsequently होल्डर ने इंस्ट्रूमेंट में ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वैसे भी हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर होता है, तो इट इज़ नॉट मटीरियल इंस्ट्रूमेंट, मतलब ऑल्ट्रेशन, इससे वॉइड नहीं होगा। अ बिल पेबल 3 months आफ्टर डेट इज मेड 3 months आफ्टर साइट। देखो बेटा, डेट के बाद 3 months अलग डेट निकलती है, आफ्टर साइड से क्या हुआ, हम जब आपको दिखाएंगे वहां से 3 months चालू होंगे, बिल कभी भी बना हो, डेफिनेटली इसमें पार्टी को लेट मिलेगा पेमेंट, दैट्स व्हाई इट इज वॉइड। तो इससे वो वॉइड हो जाएगा और येस इट इज अ मटीरियल ऑल्ट्रेशन। देन अ बिल वॉज डेटेड 2002 इंस्टेड ऑफ 2003 एंड सब्सिक्वेंटली द एजेंट करेक्टेड द मिस्टेक। भाई बच्चे, आज चल रहा है 2020, गलती से कोई बिल बनाते सामने लिख दे 15 अगस्त 2019, तो 100% बात है कि ये गलती से ऐसा हुआ है। इसको आप आज अगर 2020 कर रहे हो तो बात क्लियर है कि ये बाय डिफॉल्ट गलती से हुआ है, तो दिस विल नॉट मेक इट वॉइड, इट इज वैलिड, ये चल जाएगा। देन ई, अ बिल इज एक्सेप्टेड पेबल एट यूनियन बैंक और होल्डर ने बिना पूछे उसको हटा दिया और इंसर्ट कर दिया नाम सिंडिकेट बैंक का, यस इससे वॉइड हो जाएगा। जब भी आपने ऐसा कोई चेंज किया जिससे उसको पेमेंट करने का तरीका या कुछ भी चेंज हो रहा है, इट इज मटीरियल ऑल्ट्रेशन। तो आई थिंक तुमको ये बन गया होगा बच्चे। आज का एक छोटा सा ज्ञान बैक टू बेसिक्स का। तुम में से कितने लोग सुबह उठते हो? सभी उठते हैं। उठने के बाद तुम अपने दिन की स्टार्टिंग में कितने लोग अपने टारगेट को ध्यान करके 2 मिनट उसके लिए प्रे करके और फिर स्टार्ट करते हो? बहुत कम। मैं भी तुमसे बोल रही हूँ, किसी किसी दिन मैं भी अपने टारगेट को याद नहीं कर पाती, बट जहां तक हो सके कोशिश करो, हफ्ते में 3 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 दिन, इफ नॉट ऑल द डेज, उठते साथ ही अपने टारगेट को याद किया करो, ईश्वर को धन्यवाद दिया करो और दिया जला के फिर पढ़ने बैठा करो। दिए की जो रोशनी होती है ना बच्चे, उसमें से जो येलो ब्राइट लाइट निकलती है, येलो इज द कलर ऑफ होप। तो एक तो वो आपको होप देता है, आप में पॉजिटिविटी भरता है। सेकंड, आपको मालूम है कि वो ऑक्सीजन एमिट करता है, तो जितना रेडियस में वो उसकी ऑक्सीजन फैलती है, वो पूरी जगह बहुत शुद्ध वातावरण होता है। और सोने पे सुहागा होगा यदि आप गाय के घी का दिया जलाएं, तो उससे जो सौंधी सी सुगंध आती है, वो आप जब इनहेल करते हैं, इट इज़ वेरी सूदिंग फॉर योर माइंड, वेरी रिलैक्सिंग। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब सुबह सुबह उठते हैं, पता नहीं क्या सपना देख लिया होता है, माइंड उठने के बाद भी ऐसा फ्रेश नहीं लगता, तो आप ध्यान लगा के 5 मिनट का समय दीजिए शांति से, आप एकदम अलग फील करेंगे और फिर आप पढ़ने बैठिए। क्योंकि इस वक्त बच्चे, आपका एक एक आवर सही प्रोडक्टिवली यूज होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अपने पूरे एटमॉस्फेयर को ऐसा बनाएं जो आपको पॉजिटिविटी दे, नेगेटिविटी को हटाते हुए, तभी पढ़ाई अच्छे से होगी। इतनी भारी भरकम पढ़ाई है तो एटमॉस्फेयर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। सो टेक इट एज अ टिप एंड स्टार्ट योर डे विद अ दिया। ठीक बच्चे, तो आज का तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था। आई होप ऑल ऑफ यू हैव रजिस्टर्ड योर नेम फॉर द फ्री मैराथन। मैं फ्री मैराथन बार बार स्ट्रेस क्यों कर रही हूँ? क्योंकि रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस नहीं है, बट आई वॉन्ट टू नो हाउ मेनी चिल्ड्रन नीड द मैराथन, देन आई विल डिसाइड कि मैं उसको कितने टॉपिक्स पर लूँ, क्या लूँ, कैसे लूँ।
That's why I want your registration for the marathon. So today we have closed day number 7 and that is a sizable portion we have done. Now 3 days remain, 8, 9, 10, जिसमें से 8 और 9 में हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है और 10th में तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है एग्जाम के. तो you're almost about to close negotiable. Stay happy, stay focused, keep studying. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें. साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें. एपीटी एजुकेटिंग इंडिया.